नमस्कार दोस्तों, टॉप 500 की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप मान के चलिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ से आना लगभग 100% तय है। सीधा सीधा इसका कारण भी आप जानते हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ चुनाव हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव रोज़ रोज़ तो होता नहीं है, 5 साल में एक बार होता है और भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप पिछले साल के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव भारत में हुआ है, यूपीएससी ने वहाँ से प्रश्न पूछे हैं उसके आसपास, ठीक है ना। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, हर पक्ष को अच्छे से देखेंगे। देखिए, मैं चाहूँ तो इसे एक ही बार में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और आपका ध्यान वहाँ ले जाने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए मैंने ये सोचा है कि इसको 2 पार्ट में कवर करते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो, कुछ भी छूटे ना। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे सीधा क्वेश्चन तो पहली लाइन से ही आ सकता है कि भारत के जो भारत का संविधान है उसके किस भाग में कार्यपालिका की बात की गई है और जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका में शामिल है। मज़ेदार बात देखिए, आप जब संसद पढ़ते हैं तो देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। जब आप कार्यपालिका पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी शामिल है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, आगे भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। संविधान का भाग 5 जो है वो कार्यपालिका का वर्णन करता है और इसमें जो अनुच्छेद 52 है वहाँ से लेकर के अनुच्छेद 78 यहाँ तक में संघ की कार्यपालिका की बात की गई है। राज्यों के लिए भी प्रावधान है, ये संघ की बात हो रही है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है या फिर किसी बड़े क्वेश्चन में ये फैक्ट डाला जा सकता है, इसे आप याद कर लें। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस एग्ज़ाम्स में कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका में शामिल है और इसके अलावा महान्यायवादी भी इस पर शामिल है। इनके बारे में हम बात करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति की बात हो ही रही है, बाकी जो बच गए उनके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, कुछ ये जो बातें हैं ये सिंपल सी लाइनें हैं, आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। सीधा सीधा एक सेंटेंस बनाया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन का, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अभी फ़िलहाल निर्वाचन हुआ है, चुनाव हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पिछली बार यहाँ से बना था, लेकिन कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन को उसी टॉपिक पे दोबारा से घुमा के पूछ लेती है। तो आप ये समझिए कि निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का, बहुत मज़ेदार चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जो लोग वोट देते हैं वो कौन है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है और यूपीएससी ने भी पूछे हैं। जो लोग वोट देते हैं उसमें शामिल हैं। हम डायरेक्ट नहीं, ऊपर लिखा अप्रत्यक्ष, मतलब मैं आप हम लोग अब डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं देते। आपने पढ़ा है तो पता भी होगा। हमने जिनको प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा में या संसद में भेजा है वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। आगे सारी बातें एक एक करके क्लियर होंगी। पहली बात, उसमें शामिल कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ से यूपीएससी खेल सकती है आपके दिमाग के साथ। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा में जो चुन के गए, जिनको हमने चुनकर भेजा है, वो लोग उस निर्वाचक मंडल में शामिल हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन इतने नहीं, और भी लोग हैं। जो राज्य की विधानसभा हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, आप देखिए यहाँ विधानसभा है, या महाराष्ट्र है, तो राज्यसभा की जो राज्य की विधानसभा है वहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल है। निर्वाचित सदस्य क्यों मैं गोला कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं, समझ रहे हैं ना? तो उनकी बात हो रही है, जो चुन के आए हैं जनता के द्वारा, वो वोट देंगे। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएँ हैं, जैसे यहाँ राज्य में विधानसभा है ना, तो जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएँ हैं वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये 3 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। कहाँ कहाँ विधानसभा है? पुदुचेरी है, अपना दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है। आप देखिए कहाँ कहाँ के हैं। अच्छा, ये गोला करने का मकसद ये था, ये बताना कि जो मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा में चाहे विधानसभा में कहीं भी,
वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब ये लाइन आगे आएगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जानते हैं कब? मैं याद दिला देता हूँ, जब राष्ट्रपति को पद से हटाना होगा ना, तब ये जो निर्वाचक मंडल है, जो लोग शामिल हैं, ये सभी लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। वहाँ पे मामला थोड़ा सा बदल जाएगा और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चुनाव है, ये इसकी प्रक्रिया क्या है, ध्यान से समझ लेते हैं। मतदान से पहले नामांकन का चरण आता है। एक चीज़ मैं बता दूं, शायद आगे कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई व्यक्ति आता है, कहते हैं जैसे मान लीजिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं राष्ट्रपति का, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, इस तरह के क्राइटेरिया होते हैं। और उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले भारत का नागरिक नहीं था और वो किसी भी तरह से भारत का नागरिक बन जाता है, तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ शायद आगे लिखी हो ना लिखी हो, अभी ध्यान में आ गया तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शुरू यहाँ से होता है कि मतदान से पूर्व नामांकन का चरण आता है। नामांकन होता है, भरा जाता है, अपना अपना लोग नाम देते हैं, बेसिकली पार्टियाँ नाम सुझाती हैं, ठीक है। वहाँ क्या होता है कि उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नाम दाखिल करता है। मतलब बेसिकली 50 लोग उसका नाम प्रस्तावित करेंगे और 50 उसके समर्थन में रहेंगे, बाकायदा सिग्नेचर करके, तब वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। नहीं तो पहले क्या होता था ना, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए आ जाते थे राष्ट्रपति के, चलो इसी बहाने नाम हो जाएगा कि हम चुनाव लड़े थे राष्ट्रपति का, समझ रहे हैं ना, कि कहने के लिए हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए व्यवस्था की गई है। और ये प्रस्तावक कौन है, ऐसा नहीं है हम और आप नहीं, वही जो वोट देने वाले हैं ना, वही होंगे। ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही प्रस्ताव ला सकते हैं या समर्थन में आ सकते हैं? ऐसा नहीं है। निर्वाचन मंडल में तो विधानसभाओं के भी लोग शामिल हैं ना, जो राज्यों की विधानसभाएँ हैं, तो वो भी प्रस्तावक में, समर्थक में शामिल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि आप विधायक हैं, तो आप कोई मान लेते हैं कि एक व्यक्ति हैं ए, अब ए व्यक्ति को आपने समर्थन दिया कि हाँ भाई मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, इनको चुनाव लड़ना चाहिए, और एक व्यक्ति हैं बी, तो आप कहें कि भाई इनको भी लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं माना जाएगा। आप दोनों में से किसी एक का ही समर्थन कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई। अब जो वोट है ना, उसका मूल्य क्या होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम जो वोट देते हैं विधायक के, कोई व्यक्ति विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, उसके लिए तो हमारे वोट की वैल्यू एक है तो एक है, सिंपल, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, आगे लिखा भी होगा, मैं समझा देता हूँ। अभी कहने का मतलब ये है कि एक वोट है, अब एक वोट एक नहीं है, इसके कई हिस्से हैं। मतलब ये है कि आप प्राथमिकता के आधार पर अपना एक ही वोट कई लोगों में बांट देते हैं। मान लेते हैं 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई पहले मैं इनको चाहता हूं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ें, उसके बाद अगर ये नहीं बन पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरा वोट इनको दे दिया जाए, या फिर ये भी नहीं हो पाते हैं तो मेरा वोट इनको दे दिया जाए। इस तरह से आपका जो एक वोट है ना, वो संक्रमण में है, बंटा हुआ है, एक नहीं है, समझ रहे हैं ना। खैर मैं ये लाइन पढ़ देता हूँ। प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती, वही बात जो मैं अभी कह रहा था, ठीक है ना। राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का जो मूल्य है वो 700 निश्चित किया गया, ये ध्यान रखेंगे। हर एक मेंबर का, राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद का जो वोट है वो 700 निश्चित किया गया है। और विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की संख्या पर निर्भर करता है। इसी चीज़ को लेकर के यूपीएससी ने पिछली बार पूछा था, बड़ा ही स्मार्ट तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। यहाँ देखिए, अगर इसी लाइन को ये कहा जाए कि राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद का वोट सामान्य होता है, उसकी वैल्यू समान होती है, तो बात सही है, सबका इतना ही है। लेकिन विधायकों का वोट समान नहीं होता है, यही सेंटेंस बनाया गया था। जो राज्य के अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं उनका वोट समान नहीं होगा, उनकी जनसंख्या पर निर्भर करेगा कि उनकी वोट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ एक लाइन लिखी गई है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। संविधान का जो संशोधन हुआ था 84वां,
अधिनियम आया था 2001 में, इसके अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, ठीक है। और इसमें जो बदलाव होगा वो 2026 के जनगणना के आंकड़ों के बाद किया जाएगा। क्या मतलब है, ये जो राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है मूल्य विधायकों का, वो बेसिकली इस समय की जनगणना के आधार पर तय किया गया है। जो 1971 की जनगणना थी उसके आधार पे अब 2026 में जब चुनाव होंगे, जब जनगणना होगी तो उसके आधार पे 2026 में जो है 2026 जो है तय किया गया है और उस समय 2026 में इसमें बदलाव किया जाएगा। ये तारीख तय मतलब वर्ष तय किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य, विधायक मतलब आप समझ ही रहे हैं ना, जो राज्यों से चुन के गए हैं राज्य की विधानसभा में, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की विधानसभा में, जो वहाँ की विधानसभा है वहाँ की विधायकों की संख्या से, ठीक है, विभाजित करके तथा प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ शायद नहीं लिखी गई है, मतलब ये है कि विधायकों की जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे, जनसंख्या में भाग देंगे, ठीक है ना, विभाजित करेंगे तथा जो भागफल प्राप्त होगा उसको 1000 से विभाजित करेंगे। इस तरह से ये चीज़ें तय की जाती हैं, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हैं, ये इतना गणित यूपीएससी नहीं पूछती है। बस वो बात मैंने जो ऊपर बताई है आपको कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो संसद है, राज्यसभा और लोकसभा है, इसमें जो सदस्य हैं उनका वोट बराबर है, सबका एक जैसा है, लेकिन जो विधायक हैं राज्यों के, उनके वोट की समानता इस पर तय होती है कि उनकी विधानसभा की सीटें कितनी है और उनकी जनसंख्या कितनी है, उससे भाग गुणा भाग करके लगाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो विधायक है उसका वोट की वैल्यू इतना है, महाराष्ट्र में तो इतना है, ये बदल भी सकता है आगे जब वो तय होगा ना 2026 में, तो ये आगे बदल जाएगा। चलिए तो ये बात आप समझ गए। अब जीत के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन व्यक्ति जीतेगा, क्या उसका हिसाब किताब है, एक बार देख लीजिए। जो उम्मीदवार है वो साधारण बहुमत के आधार पर जीतेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं तो ये जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि वोटों के लिए एक विशिष्ट कोटा हासिल करना होता है। तय किया गया कि भाई इतना आपको पाना है, जब तक कोई उम्मीदवार उतना नहीं पाएगा तब तक वोट की गिनती जारी रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने बताया कि वोट जो दिया गया है, एक वोट है ये संक्रमण में है, यानी कि वरीयता के आधार पर वोट दिया गया है, तो जितने लोगों ने प्रथम वरीयता वाला वोट दिया है उसको चुनेंगे, उसका मतलब उसका गिनती होगी, और उस वरीयता के आधार पर गिनती के बाद भी कोई व्यक्ति इस कोटे को नहीं प्राप्त करता, यहाँ लिखा हुआ है, तो दोबारा से जो सेकंड वरीयता है उसकी गिनती होगी। जो सबसे कम वोट पाएगा व्यक्ति उसका वोट जो है बांट दिया जाएगा सब में, ऐसा किया जाता है। तो एक कोटा पाना होता है, और कोटा क्या है कि जितना चुनाव हुआ है जो वैध मत है, वैध मतलब कुछ अगर अवैध मत हो सकते हैं उनको छांट दिया जाए, तो वैध मतों का कम से कम 50% पाइए प्लस 1 वोट और एक्स्ट्रा, इतना पा जाएगा कोई व्यक्ति तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बाकी बात यहाँ लिखी गई है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, तो ये है, यही सारी बातें मैं बता रहा था। गुप्त मतदान होता है, ध्यान रखिएगा, खुला मतदान नहीं होता, ये गुप्त मतदान होता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मान लीजिए कोई विवाद आ गया, कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है, कोई व्यक्ति कोई उम्मीदवार संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है चुनाव में, तो क्या होगा, वो जो मामला है उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में होता है। कई बार ऑप्शन में दिया जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग उसका निपटारा करता है, वो गलत है। चुनाव कराने का काम जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग का है, लेकिन जब चुनाव हो गए, विवाद उत्पन्न हो गया, तो वो विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष, इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो, और अगर वो नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, जो सीनियर न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए अगली बात, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है
अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है, ऐसा होता है, अक्सर होता है कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के दौरान मेंबर रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पद पे जाने के बाद किसी भी सदन का सदस्य रहना मतलब रह ही नहीं सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप पहले से हैं तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पहले से क्लियर कर लीजिए कि आप पद पे नहीं रहें। ठीक है ना। कार्यकाल 5 साल का तय किया गया है। जब तक उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले तब तक अपने पद पर बना रह सकता है, और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है। मान लीजिए कि 5 जून को चुनाव हुआ पिछले 5 साल पहले, और इस साल दोबारा से 5 जून को चुनाव फिर से हुआ। हमारे यहाँ सिस्टम यह है कि एक व्यक्ति कोई राष्ट्रपति पद पे है, उसका पद अब कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो उसके पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं ताकि गैप ना बने। लेकिन अगर किसी वजह से गैप हो गया, मतलब 5 तारीख को नया व्यक्ति अपने सीट पर बैठ जाना चाहिए, नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए, लेकिन किसी वजह से इसमें देरी होती है, तो जो पुराना व्यक्ति है, जो पहले से राष्ट्रपति है, वह व्यक्ति तब तक पद पर रहेगा जब तक कि नया व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन जाता। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सिंपल सा कि राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देते हैं तो वो किसको देंगे? वो त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। शपथ कौन दिला रहा है? शपथ दिला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, लेकिन त्यागपत्र अगर देना हो तो उपराष्ट्रपति को देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति को पद से हटाना हो 5 साल से पहले, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं महाभियोग, और ये महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात कि किस आधार पे आप राष्ट्रपति को हटाएंगे? क्या इस आधार पे हटा सकते हैं कि राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार किया है? क्या इस आधार पे हटा सकते हैं कि उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी किया? सोचिए, सीधा सीधा लिखा गया है कि संविधान का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि कहीं भी भारतीय संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि संविधान के उल्लंघन का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाती हुई दिखें, तो कहा जा सकता है कि देखिए संविधान में ये बात कही गई थी, हमारे राष्ट्रपति उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन कहीं परिभाषा नहीं लिखी गई है कि ये है एग्जैक्टली संविधान का उल्लंघन। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से किसी भी सदन में इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। किसी भी सदन का मतलब संसद की बात हो रही है, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव लेके आया जा सकता है। लेकिन उस सदन में अगर राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा के, लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा के 25% सदस्य, 1/4 सदस्य उस पक्ष में होने चाहिए कि राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या इन्होंने किया है। ठीक है ना। और उसमें भी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। यानी कि जिस सदन में वो, जैसे ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, मान लीजिए कि लोकसभा में प्रस्ताव आया तो इस सदन में 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। ठीक है ना। और दूसरे सदन में इसको भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। ठीक है ना। और वहाँ भी 2/3 बहुमत से इसे दोबारा से पारित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब देखिए, इस प्रक्रिया में नामांकित सदस्य भाग ले सकते हैं। अभी हमने क्या कहा था, शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब चुनाव हो रहे हैं तो जिन व्यक्तियों को नामांकित किया, जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो निश्चित रूप से ये भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति की मृत्यु, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, निष्कासन कर दिया गया उनका, या किसी अन्य कारण से अगर उनका पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो देखिए एक तो सिंपल सा ये था, अभी मैंने आपको बताया
कि जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वो व्यक्ति रहेंगे। लेकिन अगर महाभियोग ही लगा दिया गया या राष्ट्रपति की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तब वो तो अचानक से खाली हो गया ना। तो ऐसे में क्या होगा कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है, अनिवार्य है। और जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो अगले 5 वर्षों के लिए पद पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बचा हुआ समय है उसके लिए, उतने समय के लिए राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये तो पद रिक्त होना है और एक होता है पद से अनुपस्थित होना। जैसे रिक्त, दोनों में समझ लीजिए, रिक्त होने का मतलब कि अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि वह व्यक्ति उस पद पर आ ही नहीं सकता, जैसे डेथ हो गई या फिर उस व्यक्ति को पद से ही हटा दिया गया, दोबारा से कैसे आएगा। तो चुनाव कराना पड़ेगा, हो सकता है कि वो योग्य है तो दोबारा चुन के आए, लेकिन फिलहाल तो इसी कार्यकाल में नहीं आ सकता ना। लेकिन अनुपस्थिति हो सकती है, किसी वजह से तबीयत खराब हो गई, कहीं जाना पड़ गया, ठीक है ना, और अपना काम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से जब वो अपने काम को करने में असमर्थ हो जाएं, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, तब उपराष्ट्रपति उनके पुनः पद ग्रहण करने तक, यानी कि जब तक वो दोबारा से काम पे लौट नहीं आते तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे और उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक है ना। और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, यानी कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो क्या होगा, तब मुख्य न्यायाधीश आएंगे उस पद पर, राष्ट्रपति के पद पर। और मान लीजिए बाई चांस मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो उस पर क्या होगा, उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ, जो सीनियर जज हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, वो नहीं है तो फिर मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं है तो सीनियर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना, कोई तो होगा। चलिए, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। अब हम बात करेंगे आगे अगले पार्ट में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं। यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। अभी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, देखिए इसमें भी 22 मिनट हो गया, जो बातें मैंने बताई हैं उनको एक बार ध्यान से देखिए। इसकी PDF नोट आपको मिल चुकी है, उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। टॉप 500 की सीरीज़ की मैक्सिमम चीज़ें कवर की जा चुकी हैं, उनकी नोट आपको दी जा चुकी है, आप उसे बार बार रिवाइज करिए। और अगर आपके पास नोट नहीं है तो सिंपल यही है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चाहे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे PDF का लिंक मिलेगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे PDF मिलेगी, क्या क्या खासियत है उसकी, ठीक है ना जी। तो बस इसमें इतना ही है। अब अगले पार्ट में राष्ट्रपति की बाकी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।